हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। और दोस्तों इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 1 है। इट मीन्स आज हम चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग कर रहे हैं और ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लाइन के साथ। तो क्या है आपके लिए, देखिए, आप केवल तभी असफल होते हैं जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, कभी भी हमें अपने प्रयास नहीं रोकने चाहिए, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं उसी समय से हम असफल होना प्रारंभ कर देते हैं। इट मीन्स यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो चलिए हम करते हैं आज की सुंदर सी लाइन के साथ आज का सेशन स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे पहला टॉपिक वो है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो इसमें लिखा है मैंने, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पाया जाता है। यानी हमारे पास कोई एक चुंबक है, उसके चारों ओर का कुछ क्षेत्र होता है जहां तक उस चुंबक का प्रभाव होता है। और अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई चुंबकीय सुई रख देते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने कोई एक चुंबकीय सुई रखी तो उस पर सदैव क्या लगता है, एक बलागुण लगता है, यानी उस पर एक बलागुण आरोपित होता है, जिसके कारण सदैव वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है। और तो दोस्तों इस चुंबक के चारों का ये जो क्षेत्र है ना, इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये चुंबक के चारों का क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें अगर हम कोई चुंबकीय सुई रख दें तो उस पर सदैव एक बलागुण आरोपित होगा और जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्षेत्र को ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, वेरी सिंपल डेफिनेशन है, आप कई तैयार कर सकते हैं। अगला टॉपिक इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए आइए समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कहने का मतलब है, हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लिया है, उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एकांक लंबाई का तार है जो कि लंबवत रखा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, और उसमें हमने एकांक धारा प्रवाहित की है। तो दोस्तों जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो फिर क्या होगा, उस तार पर एक बल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, उस बल को ही क्या कहते हैं, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर, या कह सकते हैं उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। दोनों परिभाषाएं बिल्कुल सिंपल हैं, ये आपको, ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे लेते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, ऑस्टेड का प्रयोग। यानी यहाँ पर ऑस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक प्रयोग किया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑस्टेड का प्रयोग। और प्रयोग क्या था, यहाँ लिखा है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, यानी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑस्टेड ने अपना एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग में ये बताया कि जब आवेश गतिमान होता है, यानी आवेश गतिशील अवस्था में होता है, तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और यही है हमारा ऑस्टेड का प्रयोग। तो इसको कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, फिगर बनाकर हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक परिपथ लिया, उसमें हमने उसको कुछ इस तरीके से तैयार किया है, प्लस माइनस और प्लस माइनस, इस तरीके से एक बैटरी लगाई यहाँ पर। ठीक है, इस बैटरी के साथ एक लगा दी यहाँ पर कुंजी, एक कुंजी लगा दी के, और साथ ही यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस परिपथ को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया और इसमें एक चुंबकीय सुई रख दी। चुंबकीय सुई, ये है चुंबकीय सुई।
दोस्तों ये है चुंबकीय सुई जो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकती है। ये है चुंबकीय सुई। जब तक ये परिपथ कैसा है, खुला है, मीन्स इस की को ऑन नहीं किया है, प्रेस नहीं किया है, तब तक ये चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में है, अर्थात अभी इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरा बनाता हूँ इसको। ठीक है, दूसरा परिपथ हम बनाते हैं, देखिए प्लस माइनस इस तरीके से, और ये परिपथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने बंद कर दिया, मीन्स इसको टच करा दिया, प्रेस कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये जो चुंबकीय सुई जो रखी हुई है, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होगी इधर को, और जब धारा प्रवाहित होगी दोस्तों तो ये चुंबकीय सुई क्या करेगी, थोड़ा सा घूम जाएगी, इधर से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, यानी अब जो चुंबकीय सुई है वो कुछ इस तरीके से घूम जाएगी। तो ये चुंबकीय सुई कुछ इस तरीके से घूम गई। अब ये उत्तर और गई दक्षिण, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कुंजी को दबाया, प्रेस किया, तो स्थिति क्या होगी, देखिए पहले ऐसे थी ये चुंबकीय सुई कुछ इस तरीके से थी, और जैसे इसको प्रेस किया अब ये कैसे हो गई, ऐसे हो गई, जो कि मैंने यहाँ दिखाई है। ठीक है, ऐसे घूम गई। तो जिधर को धारा प्रवाहित होगी, धारा इधर को प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में। ठीक है, जिधर धारा प्रवाहित होगी धारा की दिशा में ही हल्का सा घूम जाएगी ये। तो आप यह देख रहे हैं कि ये क्या रखी है, चुंबकीय सुई रखी हुई है, और चुंबकीय सुई की एक खासियत होती है कि यह सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में ही घूमती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो ये कभी भी घूम नहीं सकती है। तो ऑस्टेन ने अपने प्रयोग में यही सिद्ध किया कि जब धारा प्रवाहित होती है, देखिए बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है ना, जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई है। तो यहाँ इस प्रयोग से साफ जाहिर होता है दोस्तों कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तो उसके चारों ओर होगा ही होगा, साथ ही साथ गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये इस प्रयोग से साफ जाहिर होता है, और ऑस्टेन ने इस प्रयोग में ये सिद्ध कर दिया था कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दें, हम क्या कर दें, पोलरिटी को चेंज कर दें, यानी अगर मैं बैटरी को उल्टा करके लगा दूँ, ठीक है, यानी कि इधर नेगेटिव और फिर इधर पॉजिटिव कर दिया मैंने, ऐसे करके बैटरी को घुमा के लगा दिया मैंने। ठीक है, और ये जो की है इसको हमने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो अब जो धारा जो बहेगी वो विपरीत दिशा में हो जाएगी, धारा की दिशा बदल जाएगी, धारा की दिशा क्या रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी। अब इस तरीके से ऐसे हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो चुंबकीय सुई जो यहाँ रखी हुई थी, अब पता है ये थोड़ा क्या हो जाएगी, ये अपोजिट हो जाएगी। जैसे ऐसे रखी थी शुरुआत में, ठीक है, धारा इधर गई तो ये हल्की सी इधर हो गई, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि धारा क्या जा रही है, नीचे को जा रही है, तो अब ये इधर से इधर को हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी दिशा थोड़ी सी बदल जाएगी, यानी अब ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ऐसे। तो अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो जिधर को धारा बहेगी उसके साथ साथ धारा की दिशा के बदलने के साथ साथ इस चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो देखिए पहले क्या था, ऐसे थी जब तक आपने प्रेस नहीं किया, जैसे इसमें आपने प्रेस किया धारा ऊपर गई तो ये थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर हो जाएगी। और दोस्तों जब आपने इसको बैटरी को चेंज करके लगा दिया है, ठीक है, जैसे बैटरी को चेंज करेंगे तो धारा की दिशा बदल जाएगी, और धारा की दिशा देखिए इस बार धारा ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, तो ये भी इस धारा की दिशा के साथ इस तरीके से, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑस्टेन ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया कि गतिमान आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, यही है ऑस्टेन का प्रयोग, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इतना ही समझना है कि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इस प्रयोग से सिर्फ इतना ही आपको सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे लेते हैं और भी टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक है आपके सामने, वो है बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम, क्योंकि जब भी आप कोई नया डेरिवेशन करेंगे तो उसमें बायो-सेवर्ट का नियम जरूर लगेगा, और काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। ठीक
ठीक है, चलिए समझते हैं बायो-सेवर्ट लॉ क्या है। देखिए बायो-सेवर्ट ने ये बताया था कि जब कोई धारावाही चालक तार है, ये क्या है, एक तार है AB और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, अर्थात इसको कहेंगे हम धारावाही चालक तार। ठीक है, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है और चालक ये तार है ही, ठीक है, ये चालक है, तो क्या है, धारावाही चालक तार है AB। अब दोस्तों इस धारावाही चालक तार के कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जैसा कि ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब दोस्तों हम जो करना चाह रहे हैं, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया CD, ठीक है, DL लंबाई का, हमने इस छोटी सी एक अल्पखंड लिया, कहने का मतलब क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया अल्पखंड CD, ठीक है, और जिसकी लंबाई ले ली है मैंने DL। इस छोटे से अल्पांश, ठीक है, DL के कारण स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना, केवल इस छोटे से अल्पांश की वजह से, ठीक है, अल्पांश या अल्पखंड या सूक्ष्म खंड, ठीक है, DL लंबाई का जो सूक्ष्म खंड है, इसकी वजह से P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये जो है स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है, और ये जो थीटा बन रहा है इनके बीच में वो कितना है, ये जो एंगल बन रहा है कोण, वो कितना ले लिया मैंने, थीटा ले लिया है, और दोस्तों इस बिंदु को ले लिया मैंने O, और यहाँ पर धारा कितनी बह रही है, इसमें I धारा बह रही है। चलिए इसको मैं स्मॉल I कर देता हूँ, ये है I धारा। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया आपको, CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दोस्तों यहाँ पर बायो-सेवर्ट ने अपने नियम में क्या बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है DB, क्या मान लें उसको DB, क्योंकि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या रहेगा, सूक्ष्म रहेगा, इसलिए इसको मैं क्या ले सकता हूँ, DB ले सकता हूँ। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है DB, ये सदैव चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों जितनी धारा हम प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र इस P बिंदु पर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये है हमारा पहला नियम। क्या पहला नियम है कि इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा DB, वो सदैव प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये सदैव क्या होता है, अल्पखंड की लंबाई DL के भी अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अल्पखंड की लंबाई जितनी ज़्यादा रहेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा इस P बिंदु पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। ठीक, और तीसरा ये है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा सदैव, इनके बीच में कौन सा कोण होना है, थीटा के साइन यानी कि जिया, थीटा की जिया के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, इनके बीच में एंगल क्या, थीटा है, थीटा की जिया, जिया मतलब साइन थीटा, या आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ये साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती है, या कह सकते हैं थीटा की यानी कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और नियम है इसमें, क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r के स्क्वायर के यानी r के वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये है हमारा 4। ठीक है, अब इन चारों नियमों को एक साथ मिला दें तो आप लिखेंगे उपयुक्त नियमों को मिलाने पर, ये 4 नियम दिए थे बायो-सेवर्ट ने, और इन चारों को एक साथ मिला दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा DB जो हो जाएगा अनुक्रमानुपाती I के है, DL के है, साइन थीटा के है, और व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के है। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ से जब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को दोस्तों हम μ0/4π लेते हैं। क्या लेते हैं, μ0/4π। जैसे कि आपने कूलाम के नियम में नियतांक को क्या लिया था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिया था, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, μ0/4π होता है। ठीक है, μ0/4π, और कितना हो जाएगा, I, सही से लिख देते हैं इसको, I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये जो
नियम निकल के आया है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है दोस्तों, इसी को बोलते हैं बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला। ठीक है, बायो-सेवर्ट ने बताया था कि किसी भी धारावाही चालक तार, ठीक है, के छोटे से अल्पांश dl के कारण स्मॉल r दूरी पर, जो कि थीटा कोण बनाते हुए है, ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर जो μ0/4π है, ठीक है, ये क्या है, एक नियतांक है। इसका मान होता है दोस्तों 10⁻⁻7। कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁻7। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर होता है। और दोस्तों ये जो μ0 है, μ0 आपको दिखाई दे रहा होगा इसे, μ0 इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं इसको, चुंबकशीलता। क्या है दोस्तों? ये निर्वात की चुंबकशीलता है। और इसका मान कितना हो जाएगा? अगर आपको इसका मान निकालना है तो μ0 का मान निकाल दीजिए, यहीं से निकल जाएगा। तो μ0 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4π इधर चला जाएगा, 4π गुणा 10⁻⁻⁻ के साथ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। तो ये μ0 का मान होता है चुंबकशीलता का। ठीक है, वहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक में क्या था दोस्तों? वहाँ पर ε0 भी आया था, 1/4πε0। तो ε0 क्या था वहाँ पर? वो विद्युतशीलता थी। यहाँ पर चुंबक का ठीक है पार्ट चल रहा है, यानी कि चुंबक चल रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? निर्वात की चुंबकशीलता आएगा। वहाँ विद्युतशीलता है, चुंबकशीलता, बस इतना ही है। एक तरीके से दोस्तों ये जो होता है बायो-सेवर्ट का नियम, एक तरीके से कूलाम के नियम के क्या होता है? सिमिलर होता है, कूलाम के नियम की तरह ही होता है। देखिए कूलाम का नियम भी क्या था? व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है, क्योंकि r² होता था। व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है कूलाम का नियम। और दोस्तों ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम है। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम है ये भी। तो ये कुल मिलाकर के कुछ क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र के लिए कूलाम का नियम ही होता है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लेते हैं एक और टॉपिक। दोस्तों टॉपिक है आपके सामने मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यानी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सवेल ने सीधे हाथ के अंगूठे का एक नियम दिया था। तो क्या नियम है दोस्तों? आइए अभी समझते हैं इसको। देखिए अभी हमने बायो-सेवर्ट के नियम से ये समझा कि जब कोई धारावाही चालक तार होता है, अर्थात कोई चालक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऐसा हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी सीखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, जब मान लीजिए एक सीधा धारावाही चालक तार है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और मान लीजिए धारा जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये क्या है? धारावाही चालक तार है दोस्तों। और जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं हम? किस प्रकार हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से, ठीक है, समझा जा सकता है, ठीक है, इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को भी चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से समझा जा सकता है। तो दोस्तों इसके चार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। उन बल रेखाओं की दिशा निकालते हैं हम मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये तार है, इसके चार चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसे होगी? अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से इसके चारों ओर व्यवस्थित होंगी, ये आपको समझना है। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आप एक काम करें, जिधर को देखिए राइट सीधे हाथ के अंगूठे का नियम है, सीधे हाथ, तो सीधे हाथ यही तो है हमारा, तो इसको लगाएंगे हम। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले वायर को अपने हाथ में होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे। ठीक है, जो वायर है जिसमें धारा बह रही है उसको अपने सीधे हाथ से पकड़ेंगे और दोस्तों धारा की दिशा में अपना अंगूठा कर लेंगे। और जिधर को उंगलियां कर्ल होंगी, कर्ल यानी कि मुड़ेंगी, जिस दिशा में उंगलियां मुड़ेंगी दोस्तों उसी दिशा में हो जाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा मान लीजिए ये वायर है, ये जो है क्या है? वायर है मेरे पास, धारावाही चालक तार है और इसमें धारा बह रही है ऊपर की ओर। तो सबसे पहले हमने अपने सीधे हाथ से इस तार को पकड़ा है और धारा की दिशा में अंगूठा कर लिया। और दोस्तों उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं? ऐसे मुड़ रही हैं, अर्थात उंगलियां जा रही हैं मेरी ऐसे करके, इधर से जा रही है अंदर की तरफ।
तो दोस्तों इसके चारों बल रेखाएं जो होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से और ऐसे अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जा रहा है और इधर से बाहर निकलेंगी, यानी कुल बल रेखाएं जो होंगी कुल मिलाकर के वो कैसे होंगी, इस प्रकार से होंगी बल रेखाएं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको धारा की दिशा को बदल दूं, मैं क्या करते हैं, मैंने धारा नीचे की तरफ बह रही है इसमें, तो दोस्तों कोई बात नहीं है, इस बार धारा की दिशा नीचे है तो अंगूठे को नीचे कर लीजिए और उंगलियों को ऐसे मोड़िए। तो दोस्तों इधर से ऐसे मुड़ रही हैं, अर्थात ऐसे बल रेखाओं की दिशा होगी, बल रेखाएं इस प्रकार से होंगी, अर्थात बल रेखाएं कैसे होंगी दोस्तों, इस प्रकार से होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। अब बताइए दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी किसी भी वायर में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके चारों चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा निकाल सकते हैं। तो ये आप मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से बहुत ही इजीली तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। आप खुद भी ट्राई कीजिए दोस्तों, अगर ट्राई कीजिए और फिर बताइए कि क्या होगी धारा की दिशा। दोस्तों अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ होमवर्क में, ये है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, तो दोस्तों बताइए इसमें चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में होंगी, ये आप होमवर्क में कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों लेते हैं हम एक और अगला टॉपिक। दोस्तों अब जो हम ले रहे हैं इसमें चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा एक है विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों में संबंध निकालने हैं, संबंध, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों म्यू नॉट जो होता है ये चुंबकशीलता होती है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युतशीलता होती है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि बायो-सेवर्ट का नियम जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक तरीके से कूलाम का नियम होता है। तो दोस्तों बायो-सेवर्ट लॉ में जो हमारा नियतांक आ रहा है वो कितना आ रहा था, बायो-सेवर्ट लॉ में वो आया था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया है दोस्तों, ठीक है। और इसका मान कितना होता है दोस्तों, 10 की पावर माइनस के 7 होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ लिख दिया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और बाकी दूसरा क्या है, देखिए दूसरा था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों, और इसका मान जो बताया था मैंने आपको 9 गुणा 10 की पावर 9 बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, ठीक है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। इतना आप जानते हैं। तो चलिए इन दोनों नियतांकों की हेल्प से, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का यूज करते हुए अब हम क्या निकालेंगे, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में एक संबंध निकालेंगे। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड। तो देखिए समीकरण 1 ले लेते हैं हम, समीकरण 1 से। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, म्यू नॉट का मान निकाला यहाँ से, म्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको मान लेते हैं हम 3 और समीकरण लेते हैं हम 2, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से भी हम क्या करेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान हम निकाल देंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10, ये हो जाएगा 1/9 गुणा 10 की पावर 9 और हो जाएगा हमारा 4 पाई, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब दोस्तों हमने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल दिया समीकरण 1 और 2 का यूज करके। समीकरण 1 से म्यू नॉट और समीकरण 2 से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन दोनों की आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। समीकरण 3 और 4 की गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 से गुणा करने पर, तो दोस्तों जैसे हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये म्यू नॉट है और ये एप्सिलॉन नॉट है, दोनों गुणा कर दी। ऐसे आप बराबर के इधर जाकर भी गुणा कर देंगे, यानी 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और गुणा कितना हो जाएगा, इधर ये है यानी 1/9 to 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई,
अब दोस्तों यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मान निकल गया दोस्तों कितना आया, देखिए 1 अपॉन इस 10 की पावर -7 को नीचे ले आइए, तो 9 गुणा 10 की पावर कितना हो गया दोस्तों, -7 नीचे आ गया, +7 बन गई, 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया। लिख सकते हैं ऐसा या नहीं। तो यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मान निकला वो कितना निकला, 3 गुणा 10 की पावर 8 और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, इतना लिखा जा सकता है इसको या नहीं। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16 हो गया। ठीक है, तो हमने 9 गुणा 10 की पावर 16 को 3 गुणा 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों ये बन गया आपका निर्वातन प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं सी का मान होता है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मान आ गया दोस्तों कितना आ गया, 1 अपॉन सी स्क्वायर आ गया। और यहाँ लिख देंगे इसका रीजन, सी बराबर कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये, निर्वात में, लिख देंगे यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल है ये, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको सी लिख दिया है। तो और इसका होल स्क्वायर होता है सी स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप सी का मान निकालेंगे तो वो 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इतना होगा या नहीं होगा कमेंट सेक्शन में यस और नो बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में एक रिलेशन आ गया और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। तो बताइए दोस्तों, क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, सी बराबर 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ठीक है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, देखो ठीक है दोस्तों, यस और नो करके बताइए आप मुझे, यस या नो। ठीक है, चलिए। और दोस्तों यही जो आता है, यही आता है हमारा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध आ जाता है, यानी इन दोनों में क्या आ गया, संबंध आ गया। म्यू नॉट चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इन दोनों में क्या है, ये संबंध आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।